नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन है। मैं राजकीय महाविद्यालय सिरहोई में समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आपको आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य के प्रथम यूनिट के बारे में या प्रथम यूनिट के भारतीय समाज के लक्षण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इस संबंध में हमने पूर्व में 2 व्याख्यान लिए और इन लक्षणों की व्याख्या की। आज हम उसके अतिरिक्त लक्षण की व्याख्या करेंगे और उनमें सबसे प्रथम है आश्रम व्यवस्था। भारतीय सामाजिक संरचना का यह भी एक प्रमुख लक्षण है। आश्रम से आश्रय किसी विश्राम स्थल या ठहरने की जगह से नहीं है, बल्कि मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है और ये मानव जीवन की यात्रा के पड़ाव हैं। जीवन कर्म का सतत प्रवाह है, इसलिए इस विभाजन को भी सतत कर्म श्रृंखला के रूप में ही माना जाना चाहिए। सामान्यतः यह माना गया कि मानव की औसतन आयु 100 वर्ष है और इसलिए उस औसतन आयु को 4 आश्रम मानकर विभाजित किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति की जीवन के 25-25 वर्ष निर्धारित किए गए। इस 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति प्रथम 25 वर्ष में गुरुकुल में संयमित और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, शिक्षा, प्रशिक्षा एवं दीक्षा प्राप्त करता है, इंद्रियों पर संयम रखना सीखने का प्रयास करता है। यह इस बात का काल है। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष की आयु के उपरांत आरंभ होता है। व्यक्ति विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम समाज की आधारशिला है। इसी में व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करता है। संतानोत्पत्ति द्वारा वह अपने परिवार की निरंतरता ही बनाए नहीं रखता, वरन समाज के लिए भी नए सदस्यों का सृजन करता है। इस गृहस्थ के सारे ही अन्य आश्रम भी समर्थित होते हैं। इस आश्रम में व्यक्ति 3 ऋणों से ऋण होता है: देव ऋण, गुरु ऋण एवं पितृ ऋण। और तीसरा आश्रम जो है वह है वानप्रस्थ। जीवन के 50 वर्ष बीतने पर गृहस्थी के लिए यह व्यवस्था की गई कि वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इसका आशय था कि वह अपना कार्यभार योग्य उत्तराधिकारी के हाथ में सौंप कर गृहस्थ के मुख्य केंद्र से हट जाए। वास्तव में गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति की क्रियाएं एवं चेष्टाएं बाहर की ओर थीं। वह सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में लगा था, अर्थात वह परावृत्ति के मार्ग पर चल रहा था। अब उसे निवृत्ति के मार्ग पर चलना था, अर्थात बाहर से सिमटकर अपने अंदर आत्मा की ओर अभिमुख होना था। अपने मोह बंधनों से छुटकारा पाना था, यश अपयश से ऊपर उठना था। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने गांव और शहर की सीमा पार कुटिया बनाकर रहते थे। अब वे पूरे समुदाय से जुड़ जाते थे। अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से वे समुदाय की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण, सलाह एवं निर्देशन देते थे। अंतिम आश्रम है संन्यास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह तो सत्य की ओर उन्मुख प्रयास है। वानप्रस्थ बीत जाने पर व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। अब निवृत्ति के पथ पर वह पक्का हो चुका होता है। सभी सांसारिक नाते रिश्ते समाप्त हो चुके होते हैं। व्यक्ति की आत्मा इन सभी नाते रिश्तों के दृश्य को समझ चुकी होती है। उसके लिए वह विधान है कि वह किसी भी एक स्थान पर 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा और बस्ती में नहीं ठहरेगा, बल्कि बस्ती से बाहर निवास करता है। संन्यास आश्रम के द्वारा
समाज ऐसे व्यक्तियों की लंबी पंक्ति तैयार कर देता था जो सारे देश में भ्रमण कर शक्ति के संदेश को पहुंचाते थे। सन्यासी ही भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं। इस आश्रम में वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट है कर्म एवं पुनर्जन्म। भारतीय सामाजिक संरचना, विशेषतः हिंदू सामाजिक संरचना में कर्म एवं पुनर्जन्म का भी एक प्रमुख स्थान रहा है। हिंदुओं में आत्मा को अमर मान लिया गया तथा यह विश्वास किया जाने लगा कि आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले ही यह निश्चित कर लेती है कि उसे किस जीव में प्रवेश करना है। ये प्रवेश व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है और ये माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं और इन्हीं कर्मों के कारण उसे असंख्य योनियों से होकर गुजरना होता है और उसी के अनुसार उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। अतः हिंदू धर्म व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वस्तुतः कर्म एवं पुनर्जन्म के विचार हिंदुओं के लिए हर युग में प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रहे हैं। इनकी आशावादी प्रेरणा ने भारतीय समाज को सदा ही प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में विकास के अवसर प्रदान किए हैं और भाग्यवादी पक्ष ने सामान्य जीवन को संगठित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। कर्म एवं पुनर्जन्म की प्रभावशीलता, व्यापकता इतनी विशाल रही है कि हिंदू धर्म के कट्टर आलोचक बौद्ध और जैन धर्मों ने भी इन विचार को स्वीकार किया तथा इन धर्मों में भी इनका उतना ही महत्व है जितना कि हिंदू धर्म में है। नेक्स्ट है संस्कार। वैदिक युग से ही संस्कारों को महत्वपूर्ण माना गया है और आर्यों की यह आस्था थी कि संस्कारों के उचित संपादन द्वारा मनुष्य को प्रताप व तेजस्विता की प्राप्ति होती है। संस्कार से अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व वैदिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान हैं, जिसके पीछे ऋषि मुनियों की अंतर्दृष्टि, बौद्धिकता और अनुभव निहित हैं। यद्यपि संस्कारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, फिर भी संस्कारों में व्यक्ति को समाज व परम ब्रह्म से जोड़ा गया है। हिंदुओं में ये संस्कार गर्भाधान से आरंभ होकर मृत्यु के बाद तक चलते रहते हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्कारों के द्वारा आत्मा या अंतःकरण शुद्ध होता है। नेक्स्ट है पितृसत्ता। भारतीय सामाजिक संरचना मुख्यतः पितृसत्तात्मक संरचना है। यद्यपि यह सत्य है कि अनेक जनजातियों या जातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भी पाई जाती है, तथापि भारतीय सामाजिक संरचना के प्रवर्तक आर्य प्रमुखतः पितृसत्तात्मक थे और यही नियम मुख्य रूप से आज भी भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित किए हुए है। पितृसत्तात्मक का अर्थ है कि परिवार में पिता की सत्ता होती है, संपत्ति भी पिता से पुत्र को जाती है और नाम भी पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। ऋग्वेद के श्लोकों में परमात्मा से वीर पुत्रों की प्राप्ति हेतु प्रार्थना पाई जाती है। आज भी अनेक गांवों में बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बहुओं और बेटियों को भी यही आशीर्वाद देती है कि वे पुत्रों को जन्म दे। पुत्र ही बुढ़ापे का सहारा माना गया है और पिंडदान और श्राद्ध कर्म द्वारा पितरों की मुक्ति पुत्र के द्वारा की जाती है। पितृसत्ता का नियम ही पुरुष प्रधानता है और अधिकांश भारतीय सामाजिक संरचना में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की स्थिति को उच्च माना गया है। मनुस्मृति तो यहाँ तक कहती है कि नारी को कभी स्वतंत्र जीवन बिताने अथवा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वे बाल्यकाल में पिता, यौवनावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन होती है। इस सिद्धांत के दो व्यवहारिक परिणाम हुए।
पहला, स्त्री निरंतर निर्भरता अथवा संरक्षण की स्थिति में हो गई, और दूसरा, उसकी कोई निजी अस्मिता नहीं रही। वह अमुक की लड़की, अमुक की पत्नी और यह अमुक की माँ के रूप में ही जानी जाती रही। आज के युग में शिक्षित, रोजगार में लगी स्त्री अपनी स्वयं की पहचान अपने आधार पर स्थापित करती है। स्वभावतः यह पितृसत्ता अथवा पुरुष प्रधानता उसके लिए मानसिक एवं सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। पितृसत्तात्मकता का एक और परिणाम भारत में परिवार के संयुक्त स्वरूप में भी प्रकट होता है। हमारे हिंदू सामाजिक संगठन में संयुक्त परिवार एक महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए है। परिवार में सबसे प्रमुख और वयोवृद्ध व्यक्ति की सत्ता और प्रतिष्ठा सर्वोच्च है। शेष सभी उसके द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। भूमि और धन पर निजी संपत्ति का अधिकार और उसका पुत्री को हस्तांतरण संयुक्त परिवार की आधारशिला को बनाए रहा है। यही कारण है कि शूद्रों में जिनके पास संपत्ति या तो थी ही नहीं या न्यूनतम थी, प्राय एकल परिवार पाए जाते थे। नेक्स्ट है लिंग विभेदीकरण। भारतीय सामाजिक संरचना का परंपरागत आधार लिंगों के बीच विभेदीकरण भी है। यद्यपि यह मानव समाज की सार्वभौम और शाश्वत प्रक्रिया दिखाई देती है, तथापि भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक परिस्थिति और कार्यों का विभाजन अत्यधिक सुस्पष्ट है। अति प्राचीन वैदिक काल में स्त्री पुरुष के बीच इतना सामाजिक भेदभाव नहीं था। स्त्रियों के बीच संस्कार होते थे, और लेकिन ऋग्वेद में महिला ऋषियों द्वारा रचित ऋचाएँ भी सम्मिलित हैं। वे भी गुरु के आश्रम में वेदाध्ययन करती थी। उनका भी उपनयन संस्कार होता था और जीवन भर ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करते हुए वेदों के अध्ययन में लगी रह सकती थी। वे गुरुकुलों में शिक्षक पद पर भी ग्रहण कर सकती थी। आचार्य के रूप में भी स्वीकार किया जाता था, किंतु वैदिक काल समाप्त होते होते उनकी स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व स्त्री को भिक्षुणी के रूप में संघ या मठों में प्रवेश की अनुमति दी थी। पतिव्रत धर्म और पतिव्रता की महिमा हिंदू सामाजिक संगठन के प्रमुख आधारों में से एक है। सीता और सावित्री उसके परम आदर्श हैं। पति चाहे कैसा भी क्यों न हो, लेकिन मन, वचन और कर्म से उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस प्रकार से लिंग विभेदीकरण के हिंदू सामाजिक संगठन के लिए परिणाम अच्छे नहीं रहे। स्त्रियां अशिक्षित रह गई, अंधविश्वास का शिकार हो गई और उनके साथ अत्याचार होने लगे, उन्हें दबाकर रखा जाने लगा। इस प्रकार लिंग विभेदीकरण ने भारतीय सामाजिक संरचना की लगभग आधी जनसंख्या को अशिक्षित, कूपमंडुक, अंधविश्वासी, अबला व निर्योग्य बना दिया, जो कालांतर में इसकी प्रगति के मार्ग में एक प्रमुख बाधा बन गया। नेक्स्ट है ग्राम प्रधानता। भारतीय सामाजिक संरचना का एक अन्य प्रमुख परंपरागत आधार ग्राम प्रधानता रही है। भारतीय सामाजिक संरचना वस्तुतः ग्रामीण संगठन पर आधारित रही है। ग्रामीण समुदाय का आधार कृषि रहा है और जीवन के अनेक तीज त्योहार कृषि से ही संबंधित हैं। भूमि का महत्व भू स्वामित्व को सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनाता है। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना को 3 स्तरों में समझा जा सकता है। प्रथम, अभिजात संस्कृति, जो पढ़े लिखे वर्ग में शास्त्रों पर आधारित संस्कृति रही है। दूसरी, नगरीय संस्कृति, जो शास्त्रीय संस्कृति के साथ साथ कुछ लोक संस्कृति के तत्व भी रखती है। और तीसरी, ग्राम संस्कृति अथवा लोक संस्कृति। इसी संस्कृति का हिंदू समाज में बाहुल्य है। नेक्स्ट है पौराणिक गाथाएं एवं प्रतीक। भारतीय सामाजिक संरचना के परंपरागत आधारों में अंतिम आधार पौराणिक गाथाएं एवं प्रतीकों का है। रामायण और महाभारत में महाकाव्य हैं, जो अनेक पौराणिक गाथाओं के आदि स्रोत हैं। प्रत्येक त्यौहार, व्रत के साथ लोक कथाएँ जुड़ी हुई हैं। गांव-गांव में इनका प्रसार है। इसी बात देवताओं में शिवलिंग, गणेश, शालिग्राम, नरसिंह अवतार अनेक
देवियों की मूर्तियाँ अखिल भारतीय स्तर पर पाई जाती हैं। उनका पूजन त्योहार के रूप में सार्वजनिक रूप से होता है और इष्ट देव के रूप में परिवारों में भी पूजा होती है। ओम, सत्या, नवग्रह भी भारतीयों के धार्मिक प्रतीक हैं जिनका विशिष्ट अर्थ है। सामाजिक प्रतीकों में पुरुष के लिए चंदन और तिलक तथा नारी के लिए बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ व बिछुए महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। किसी भी सामाजिक संरचना के संपूर्ण परंपरागत आधारों, लक्षणों या विशेषताओं की कोई एक सूची तैयार नहीं की जा सकती। भारतीय सामाजिक संरचना जैसे प्राचीन एवं विविधतापूर्ण संगठन के लिए जो ये बात अक्षरशः सत्य है, फिर भी उपयुक्त 17 आधारों के संदर्भ में भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है और इसकी मूल प्रकृति को भी समझा जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।